Hello everyone, this is CS संगीत केडिया from संगीत केडिया Academy. आज के लेक्चर में I am going to discuss the amendments which are applicable in June 2021 exam for the paper Corporate Funding and Listing in Stock Exchanges, जो CS Professional New Syllabus का पेपर है. I am going to discuss the amendments which are applicable for June 2021 examination, and I am going to discuss the amendment for which paper. The paper is the corporate funding and listing in stock exchanges. That is the name of the paper. इस पेपर के लिए क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं जून 2021 एग्जाम के लिए, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर. इसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट, ये थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स हैं वो मैं डिस्कस करूंगा. और अमेंडमेंट्स किस पीरियड के मैं डिस्कस करूंगा? द अमेंडमेंट्स विच हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड 1 जुलाई 2020 टू 31 दिसंबर 2020. इस पीरियड में जो अमेंडमेंट्स आए हैं, चेंजेज हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस. 1 जुलाई 2020 टू 31 दिसंबर 2020, इस पीरियड में जो चेंजेज आए हैं, अमेंडमेंट्स आए हैं एंड रेलेवेंट फॉर दिस पेपर फॉर जून 2021 एग्जाम, वो हम डिस्कस करेंगे. क्योंकि आप जानते हैं 31 दिसंबर 2020 के बाद जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, मतलब 1 जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स, 1 जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, वो आपको जून 2021 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होंगे. क्योंकि यू नो दैट देयर इज अ क्राइटेरिया ऑफ 6 मंथ्स अकॉर्डिंग टू ICSI गाइडलाइंस, कि जो 6 महीने तक पहले तक जो चेंजेज आ गए हैं एंड वो आपके एग्जाम में एप्लीकेबल होंगे. इसका मतलब 1 जनवरी 2021 से लेके और अब जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं आपको, दे विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर जून 2021 एग्जाम. ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं. किसी सुन लिया जनवरी में, फरवरी में, मार्च में कि साहब ये चेंज हो गया, सर ने तो पढ़ाया नहीं, सर ने तो अमेंडमेंट बताया नहीं. अरे भाई, वो आपके जून 2021 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है. जो 31 दिसंबर 2020 तक जो चेंजेस आ गए हैं, सिर्फ वही आपके जून 2021 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है. अच्छा, एक बात और, इसका था 1 जुलाई 2020 से पहले की अमेंडमेंट्स आए. आई एम एज्यूमिंग, मैं एक प्रजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि वो अमेंडमेंट्स आप ऑलरेडी जानते हैं एंड उनके बारे में आपके पास ऑलरेडी अपडेटेड नोट्स हैं, बुक्स हैं, अपडेटेड लेक्चर्स हैं. लेकिन आपके अगर इससे पहले के पीरियड के अपडेटेड नहीं है तो मैं उसका भी तरीका बता देता हूँ. हमारी वेबसाइट पे, जो कि हमारी वेबसाइट है www.sangeetkedia.mynameacademy.com. इस वेबसाइट पर आप जाएंगे www.sangeetkedia.academy.com, तो इस वेबसाइट के होम पेज पे आपको नजर आ जाएगा अमेंडमेंट क्लास. एग्जीक्यूटिव का अलग नजर आएगा, एक प्रोफेशनल का. जो आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आप पहुंच जाएंगे जहां अमेंडमेंट्स के लेक्चर और नोट्स दोनों प्लेस हैं. लेक्चर भी है, नोट्स भी हैं. तो वहां पे ऑलरेडी 1 जुलाई 2019 से लेके 30 जून 2020, पूरे 1 साल के ये अमेंडमेंट ऑलरेडी वहां प्लेस है. 2 पार्ट्स में, 1 जुलाई 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 के एक, फिर 1 जनवरी 2020 से लेके 30 जून 2020 दूसरा. मतलब पूरे 1 साल के अमेंडमेंट ऑलरेडी प्लेस है ऑन दिस वेबसाइट. ठीक है. और नोट्स भी हैं, लेक्चर भी हैं, और ओपन फॉर एवरीवन, कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है. कोई भी वहां से डाउनलोड कर सकता है, लेक्चर ले सकता है, नोट्स भी ले सकता है. तो अगर आप 30 जून 2020 तक के लिए ऑलरेडी अपडेटेड नहीं है, ऑलरेडी आपके अपडेटेड नोट्स बुक नहीं है या लेक्चर नहीं है, तो पहले इसको देखिएगा हमारी वेबसाइट से. और उसके बाद जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, द अमेंडमेंट्स विच हैव कम इन द पीरियड 1 जुलाई 2020 टू 31 दिसंबर 2020, वो जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, फिर ये देखिएगा. लेकिन आप ऑलरेडी अगर 30 जून 2020 तक ये अपडेटेड चीज़ आपके पास हैं, बुक्स हैं, लेक्चर्स हैं, फिर डायरेक्टली ये वाला आप लेक्चर देख सकते हैं जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. और ये लेक्चर भी हमारी इस सेम वेबसाइट पे अभी रिकॉर्डिंग के बाद प्लेस हो जाएगा, ऑन द सेम वेबसाइट www.sangeetkedia.academy.com. इज दैट क्लियर? नाउ अब मैं अमेंडमेंट बता रहा हूँ क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं. सबसे पहले अमेंडमेंट्स इन चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंडियन इक्विटी पब्लिक फंडिंग, और जिसमें सेबी ICDR रेगुलेशन 2018 डिस्कस किया हुआ.
सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 चैप्टर नंबर 1। इसमें जो भी चेंजेस हैं, जो भी अमेंडमेंट्स हैं, वो सारे के सारे बाय एंड लार्ज रिलेटिंग टू राइट्स इशू। लास्ट में फास्ट ट्रैक इशू से रिलेटेड भी कोई चेंज है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले जो भी अमेंडमेंट में डिस्कस करने जाते हैं ऑल रिलेटिंग टू राइट्स इशू। ये बात बहुत ध्यान रखना, ऑल मतलब पब्लिक इशू से रिलेटेड जो प्रोविजन है उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, ओनली राइट्स में, वो भी छोटे मोटे अमेंडमेंट्स है। देखिए क्या, सबसे पहले आप पेज नंबर 4 पे आप देखेंगे, वहां पे एक देखा एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, मतलब सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 किस किस पे अप्लाई होता है। तो उसमें पॉइंट नंबर सी जो है कि राइट इशू पे अप्लाई होता है, लेकिन अगर प्रोवाइडेड द राइट इशू में जो इशू साइज है वो 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, बट अगर लेस देन 10 करोड़ है तो इन दैट केस सिर्फ लेटर ऑफर सेबी को फाइल करना है। एज सच सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब जो 10 करोड़ की जो लिमिट है कि 10 करोड़ या उससे ज़्यादा इशू साइज है, देन ओनली राइट इशू सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन अप्लाई होगा। लेस देन 10 करोड़ है तो अप्लाई नहीं होगा, खाली आपको लेटर ऑफर सेबी को फाइल करना इंटीमेशन पर्पज के लिए। तो वो जो 10 करोड़ की जो लिमिट थी वो आपको चेंज हो गई 50 करोड़ हो गई, वो चेंज हो गई 50 करोड़ हो गई। इट मीन जहां जहां 10 करोड़ लिखा हो उसकी जगह 50 करोड़ कर लीजिएगा। इट मीन्स नाउ द सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 द प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ विल अप्लाई on the right issue of a listed company if the issue size is 50 crore more, but if the issue size less than 50 करोड़ ये लॉ नहीं लगेगा, लेकिन आपको लेटर ऑफर सेबी को फाइल करना है। मतलब सब जगह जहां तक 10 करोड़ उसकी जगह 50 करोड़ हो जाएगा। एक तो ये चेंज है, तो दो जगह चेंजेस आएगा कि 10 करोड़ और मोर पे लगता है, अब 50 करोड़ मोर पे लगेगा, और लेस देन 50 करोड़ है तो जैसे पहले लेस देन 10 करोड़ तो उस केस में लॉ नहीं लगेगा, लेकिन आपको लेटर ऑफर सेबी को फाइल करना है। ये स्टार्टिंग ही पेज नंबर 4 पे आपको स्टार्टिंग में एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। फिर उसके बाद जो राइट इशू टॉपिक जो आगे डिस्कस किया हुआ पेज नंबर 41 पे, ये तो पेज नंबर 4 पे था। फिर पेज नंबर 41 पे जहां पर राइट इशू टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, वहां पे भी सेम उसके इंट्रोडक्शन में सेम यही चेंज है कि साहब ये प्रोविजंस, ये लॉ अप्लाई होगा इफ द इशू साइज 10 करोड़ मोर, उसकी जगह क्या हो जाए 50 करोड़ मोर। और अगर लेस देन 50 करोड़ है, पहले लेस देन 10 करोड़ बोलते थे, देन इन दैट केस ये लॉ नहीं लगेगा, लेकिन आपको लेटर ऑफर सेबी को फाइल करना। तो सेम यहाँ भी वो इफेक्ट आ जाएगा, 10 करोड़ को कट करके 50 करोड़ कर लेना। और इसी पेज पे, सेम पेज पे आपको एक रेफरेंस डेट का टॉपिक है, एक इंट्रोडक्शन टॉपिक है, वहाँ पे दो जगह चेंज आ जाएगा। एक इसी पेज पे रेफरेंस डेट करके टॉपिक है, एंड उसमें भी आ रहा है कि साहब अगर इशू साइज 10 करोड़ और मोर है, अब क्या हो जाएगा इशू साइज 50 करोड़, तो वहाँ भी 10 करोड़ कट करके 50 करोड़ कर लीजिए। एक ही जैसे अमेंडमेंट, उसका इफेक्ट कई जगह है, उसका इफेक्ट कई जगह है। उसका पेज नंबर 42 पे सब राइट इशू से रिलेटेड चेंजेस बता रहा हूं। पेज नंबर 42 पे एक हेडिंग है अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर, other intermediaries and compliance officer। appointment of lead manager, other intermediary and compliance officer, regulation number 69। ये हेडिंग चेंज हो गई, इसमें सिर्फ ये रह गया है अपॉइंटमेंट और लीड मैनेजर अदर एंड कंप्लायंस ऑफिसर कट हो गया। तो अब हेडिंग हो अपॉइंटमेंट लीड मैनेजर एंड वर्ड यहां आ गया एंड अदर इंटरमीडिएट्स। एक तो ये हेडिंग चेंज हो, एंड कंप्लायंस ऑफिसर यहां से डिलीट हो गया, तो अब हेडिंग हो गई अपॉइंटमेंट और लीड मैनेजर एंड अदर इंटरमीडिएट्स। अच्छा, इस हेडिंग के अंदर 3 सब हेडिंग है। पहले थी अपॉइंटमेंट और लीड मैनेजर 1, अपॉइंटमेंट और अदर इंटरमीडिएट 2 एंड अपॉइंटमेंट और कंप्लायंस ऑफिसर 3। जब मेन हेडिंग के अंदर ये अपॉइंटमेंट और कंप्लायंस ऑफिसर डिलीट हो गया, तो क्या तीसरी हेडिंग जो है अपॉइंटमेंट और कंप्लायंस ऑफिसर को या वो मीट हो जाएगी। तो जो थर्ड सब हेडिंग है, तो मेन हेडिंग से ये रिक्वायरमेंट हट गई। इसका जो थर्ड सब हेडिंग अंडर दिस हेडिंग अपॉइंटमेंट कंप्लायंस ऑफिसर, ये पूरी की पूरी सब हेडिंग डिलीट हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट इशू अपॉइंटमेंट और कंप्लायंस ऑफिसर कंसेप्ट हटा दिया है, नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन बार बताएं ये सिर्फ राइट इशू के लिए है, पब्लिक इशू में कोई चेंजेस नहीं बता। इसका पब्लिक इशू अगर आप लाते हैं तो वहाँ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना मैंडेटरी है,
लेकिन राइट इशू में जैसे कंप्लायंस ऑफिसर पहले अपॉइंट करना मैंडेटरी था, अब नहीं है, वो रिक्वायरमेंट को इन्होंने ओमिट कर दिया, नाउ नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कंपनी नॉट रिक्वायर्ड। आप अपॉइंट करना आपकी मर्जी है, बट ऐसा लॉ की तरफ से कोई कंपल्सन नहीं है दैट कंपनी हैज़ टू अपॉइंट अ कंप्लायंस ऑफिसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट इशू। पहले ही मैंडेटरी था, लेकिन पब्लिक इशू में आज भी मैंडेटरी है, पहले भी मैंडेटरी था। पब्लिक इशू में कोई चेंज नहीं बता रहा हूँ, जो चेंज बता इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट इशू। नेक्स्ट आपका पेज नंबर 44 पे राइट इशू, सारा टॉपिक राइट इशू को चल रहा है। पेज नंबर 44 पे एक हेडिंग दे रही है रिजर्वेशन। उसमें ये डिस्कस किया हुआ कि अगर कंपनी राइट इशू ला रही है और उस समय कंपनी के कुछ आउटस्टैंडिंग कंपल्सरी कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो उनके लिए भी आप राइट इशू में पार्टिसिपेशन करवाएंगे, उनके लिए शेयर रिजर्व कर देंगे, और फ्यूचर में जब वो कन्वर्ट होंगे इनटू इक्विटी शेयर, उस समय उनको भी वो शेयर ऑफर कर देंगे। तो जो पहला, इसमें दो पैराग्राफ इस हेडिंग के अंदर, रिजर्वेशन हेडिंग, फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ। तो जो फर्स्ट पैरा है उसके लास्ट में एक सेंटेंस ऐड हो जाएगा, मतलब फर्स्ट पैरा जो है सो है और सेकंड पैरा जो है सो है। फर्स्ट पैरा के लास्ट में एक लास्ट सेंटेंस ऐड हो जाएगा, एडिशन ऑफ लास्ट सेंटेंस इन द फर्स्ट पैरा। वो क्या है देखिए, मैं वो सेंटेंस पढ़ रहा हूं। फर्स्ट सेंटेंस शैल बी एडेड, सॉरी, फॉलोइंग सेंटेंस शैल बी एडेड एट द लास्ट ऑफ द फर्स्ट पैरा, मतलब ये सेंटेंस ऐड हो जाएगा फर्स्ट पैरा के लास्ट में। इट मे बी नोटेटेड फॉर द पर्पज ऑफ ऑफरिंग सच राइट इंटाइटलमेंट द इश्यूअर कंपनी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू क्रेडिट राइट इंटाइटलमेंट। मतलब क्या है, आप उनके लिए शेयर रिजर्व कर लीजिए, लेकिन उनके डीमेट अकाउंट में जो कंपल्सरी कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट है, उनके डीमेट अकाउंट में फिलहाल आप राइट इंटाइटलमेंट क्रेडिट नहीं करेंगे। राइट इंटाइटलमेंट के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पहले के अमेंडमेंट्स में, जो 30 जून 2020 तक जो अमेंडमेंट आ चुके हैं उसके बारे में पहले के अमेंडमेंट क्लास में, कि साहब जब कंपनी राइट इशू लाती है तो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके डीमेट अकाउंट में राइट इंटाइटलमेंट क्रेडिट कर देती है, वो चाहे तो उसको स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि वो कंपल्सरी कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट होल्डर हैं, वो अभी फिलहाल इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है, तो उनको राइट इंटाइटलमेंट कंपनी उनके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं करेगी। हाँ, फ्यूचर में जब वो कन्वर्ट होंगे इनटू इक्विटी शेयर, उस समय उनके जो हिस्से के शेयर बनते हैं राइट इशू को, वो कंपनी उनको ऑफर कर देगी। लेकिन एट प्रेजेंट कंपनी उनके डीमेट अकाउंट में राइट इंटाइटलमेंट क्रेडिट नहीं करेगी। तो ये एक सेंटेंस लास्ट में ऐड हो जाएगा। वैसे तो इम्प्लाइड ही था कि साहब अभी थोड़ी आपको ऑफर मिल जाएगा, लेकिन टू मेक इट मोर क्लियर, क्लेरिफाई करने के लिए एक सेंटेंस इन्होंने अमेंडमेंट से ऐड कर दिया। इट मे बी नोटेड दैट फॉर द पर्पस ऑफ ऑफरिंग सच राइट इंटाइटलमेंट द इश्यूअर कंपनी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू क्रेडिट द राइट इंटाइटलमेंट, मतलब राइट इंटर क्रेडिट करने की कोई जरूरत नहीं है इन द डीमेट अकाउंट ऑफ द कंपल्सरी कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट होल्डर। नेक्स्ट जो चेंज है राइट इशू में, एक हेडिंग है पेज नंबर 44 पे, अगेन सेम पेज, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इस हेडिंग में सबसे पहला पैराग्राफ में दे रखा है कि सब मिनिमम सब्सक्रिप्शन राइट इशू में होगा 90% ऑफ द ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट, 90% ऑफ द ऑफर थ्रू द ऑफर डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपको एक सेकंड पैराग्राफ है, तो फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ के बीच में एक नया पैराग्राफ ऐड हो रहा है। वो ये बोल रहा है कि साहब जो आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो रिक्वायरमेंट है, अगर दो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो उस केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट नहीं अप्लाई होगी, मतलब एग्जेम्पशन मिल जाएगा, एंड कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ जो लिखे हुए वो एज इट इज सेम रहेंगे, बस फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक नया पैराग्राफ ऐड हो जाएगा। अ न्यू पैरा विल बी एडेड आफ्टर द फर्स्ट पैरा एंड बिफोर द सेकंड पैरा। एक जो पहले से सेकंड वो थर्ड पैरा बन जाएगा। वो क्या देखिए, इट में बी नोटेड है, जो नया पैरा ऐड हुआ, इट में बी नोटेड दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू एन इश्यूअर इफ टू कंडीशन। नंबर वन, द ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू इन्वॉल्व्स फाइनेंसिंग, मतलब आप राइट इशू का जो ऑब्जेक्ट है तो उसके थ्रू जो फंड रेज कर रहे हैं कि फाइनेंसिंग, उससे हम पैसे का फाइनेंसिंग में यूज करेंगे, बट इट शुड नॉट बी फाइनेंसिंग फॉर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर अ प्रोजेक्ट। मतलब किसी प्रोजेक्ट की कैपिटल एक्सपेंडिचर की फाइनेंसिंग के लिए अगर आप फंड रेज करें तो राइट इशू, तब आपको एग्जेम्पशन नहीं है, तब आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मान लिया आप अपनी कंपनी के बिजनेस की वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करना चाहते हैं और उसके लिए आप फंड रेज करें राइट इशू, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन कि राइट इशू में कंपनी के जैसे सारे शेयर होल्डर को ऑफर जाएगा, तो कंपनी के जो प्रमोटर शेयर होल्डर है क्या उनको भी ऑफर जाएगा, बीइंग द बिगेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो जो प्रमोटर शेयर होल्डर हैं उनको जितने शेयर ऑफर किए जाएंगे द राइट इशू,
वो सारे के सारे शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे, परचेज, वो रिनाउंस नहीं करेंगे इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। हाँ, अगर रिनाउंस करना है ओनली अमंग्स द प्रोमोटर ग्रुप, ओनली अमंग्स द वो चलेगा, लेकिन किसी आउटसाइडर को रिनाउंस नहीं करें। तो ये सेकंड कंडीशन है। द सेकंड कंडीशन इज दैट द प्रोमोटर्स एंड द प्रोमोटर ग्रुप द इशूअर अंडरटेक टू सब्सक्राइब फुल्ली टू देयर पोर्शन ऑफ राइट इंटाइटलमेंट एंड डू नॉट रिनाउंस देयर राइट्स। वो अपने राइट्स को रिनाउंस नहीं करेंगे इन फेवर ऑफ सम अदर पर्सन एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ रिनाउंसिएशन विद इन द प्रोमोटर ग्रुप। इसका मतलब क्या है, आप विद इन द प्रोमोटर ग्रुप रिनाउंस, मतलब वन प्रोमोटर इज रिनाउंसिंग हिज राइट टू द अनदर प्रोमोटर, वो चलेगा, लेकिन आउटसाइडर को आप रिनाउंस नहीं कर सकते। अगर ये दोनों कंडीशन, अगर ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू इन्वॉल्व्स फाइनेंसिंग बट इट शुड नॉट बी फाइनेंसिंग फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर अ प्रोजेक्ट, वो नहीं होना चाहिए। नंबर 2, जो प्रमोटर शेयर होल्डर है उनको जो शेयर ऑफर के राइट इशू पूरा का पूरा लेंगे और रिनाउंस नहीं करेंगे। अगर रिनाउंस करें ओनली विद इन द प्रोमोटर ग्रुप। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है किसी इशूअर के राइट इशू कॉन्टेक्स्ट में, तब उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन के प्रोविजन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उस रिक्वायरमेंट से आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो ये आपके मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाले टॉपिक में एक छोटा सा चेंज, ये कुछ मतलब एक पर्टिकुलर केस में बता दिया कि अगर दो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन के प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये अभी तक जितने चेंजेस मैंने बताए इन द सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, दे आर ऑल रिलेटिंग टू राइट इशू, दे आर ऑल रिलेटिंग टू राइट इशू। अब मैं जो चेंज बताने जा रहा हूं दैट इज रिलेटिंग टू फास्ट ट्रैक इशू। फास्ट ट्रैक इशू, जो ये टॉपिक है फास्ट ट्रैक इशू, आप जानते हैं कि साहब एक कंपनी अपना पब्लिक इशू दैट इज एफपीओ और राइट इशू फास्ट ट्रैक मेथड से भी ला सकती है, बट उसके इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कुछ कंडीशंस लॉ में दे रखी हैं कि अगर वो सारी कंडीशंस आप कंप्लाई करते हैं देन ओनली यू आर एलिजिबल टू कम आउट विद योर पब्लिक इशू, एफपीओ और राइट इशू बाय फास्ट ट्रैक मेथड। उन कंडीशन में दो कंडीशन चेंज हो गई है। एक जो कंडीशन दे रखी है क्लॉज एच के अंदर, वो चेंज हो गई, इसकी जगह नया आ गया। और एक आपको क्लॉज एल के अंदर, एक क्लॉज एच और एक क्लॉज एल, यहां पे जो कंडीशन दे रखी है इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू कम आउट विद द पब्लिक इशू राइट इशू बाय फास्ट ट्रैक मेथड, वो कंडीशन चेंज हो गई है। अच्छा, क्लॉज एच में जो नई कंडीशन क्या आ गई है, अच्छा पहले क्लॉज एच में लिखा हुआ था कि साहब इशूअर या उसके प्रोमोटर्स या उसके होल टाइम डायरेक्टर, उनके अगेंस्ट किसी भी तरह का कोई प्रोसिक्यूशन, किसी तरह की पेनल्टी ये नहीं होनी चाहिए, पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर है तो वो फास्ट ट्रैक मेथड से एलिजिबल नहीं। अब इन्होंने इस कंडीशन को क्या कर दिया है, पहले वाली क्या थी मैंने बताया, उसको अब क्या कर दिया, मैं पढ़ रहा हूं, पहले सुनिएगा। नो सो कॉज नोटिसेस एक्सक्लूडिंग द प्रोसीडिंग फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी हैव बीन इशूड बाय द सेबी एंड पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी और इस प्रमोटर्स एंड होल टाइम डायरेक्टर एज ऑन द रेफरेंस डेट। मतलब रेफरेंस डेट के दिन कंपनी के अगेंस्ट, प्रोमोटर्स के अगेंस्ट, उसके होल टाइम डायरेक्टर्स के अगेंस्ट और सेबी का कोई भी सो कॉज नोटिस आपको पेंडिंग नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर सिर्फ सेबी का कोई नोटिस पेंडिंग है फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, ओनली फाइन, कोई इम्प्रिजनमेंट की बात नहीं, ओनली फाइन, वो चलेगा, उससे डिस्को आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले क्या था, अगर फाइन का भी नोटिस है तब भी आप डिस्क्वालीफाइड थे, आप फास्ट ट्रैक मेथड से पब्लिक इशू नहीं ला सकते। अब इन्होंने बोला कि साहब अगर सिर्फ प्रोसीडिंग्स फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी के लिए कोई अगर पेंडिंग है वो चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा और कोई तरह के प्रोसीडिंग कंपनी के अगेंस्ट, कंपनी के प्रमोटर्स के अगेंस्ट, कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर के अगेंस्ट पेंडिंग नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपका प्रोसिक्यूशन, प्रोसीडिंग फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी का नोटिस इशू रखा है तो अब भी आप एलिजिबल नहीं। उस केस में जो भी नोटिस आपके अगेंस्ट इशू रखा है वो क्या इशू रखा है और उसका क्या इंपैक्ट आपकी कंपनी के ऊपर पड़ेगा, ये सब डिटेल आपको अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज करना है। मतलब आप एलिजिबल तो हैं फास्ट ट्रैक मेथड से, लेकिन अगर खाली इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी का कोई नोटिस पेंडिंग है तो वो क्या नोटिस है, कितने अमाउंट की पेनल्टी ले सकती है, उसके ऊपर क्या एडवर्स इंपैक्ट इशूअर पर पड़ सकता है, ये सब बातें आपको ऑफर डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज करना है। बट अदरवाइज आप एलिजिबल हैं फास्ट ट्रैक मेथड से पब्लिक इशू, राइट इशू लाने के लिए। इसका मतलब पहले इस केस में भी आप एलिजिबल नहीं थे तो कह सकते कंडीशन पहले से डायलूट हो गई, पहले से कंडीशन डायलूट हो गई। मतलब ये एक्सेप्शन की तरह हो गया कि अगर खाली पेनल्टी वाली बात है, वो अगर प्रोसीडिंग पेंडिंग है या प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, उससे आप फास्ट ट्रैक मेथड से डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, आप फिर भी फास्ट ट्रैक मेथड। लेकिन उस केस में आपको अपने ऑफर डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज करना है किस तरह का पेनल्टी लग सकता है, उसका क्या एडवर्स इंपैक्ट आ सकता है कंपनी के ऊपर। लेकिन एज सच आप एलिजिबल हैं फॉर फास्ट ट्रैक मेथड। नाउ मतलब पहले से कंडीशन डायलूट हो गई है। क्लॉज एल में क्या है, पहले क्लॉज एल में ये था कि कंपनी के ऑडिटर ने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप ऑफर डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज कर रहे हैं, उस पर कोई एडवर्स रिमार्क दे रखे हैं, क्वालिफिकेशन दे रखी है, तो जो ऑडिटर के हिसाब से फिगर्स होनी चाहिए, जो फिगर्स आपने डिस्क्लोज की है उसमें डिफरेंस 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 5% ज़्यादा डिफरेंस है
तो आप फास्ट ट्रैक मेथड के एलिजिबल नहीं है। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, 5% वगैरह से कोई मतलब नहीं है। अब ये कर दिया, कुछ भी डिफरेंस हो, ऑडिटर ने जो भी एडवर्स रिमार्क दिए ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप डिस्क्लोज करें इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, तो आप ऑडिटर के एडवर्स रिमार्क्स को इनकॉर्पोरेट करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेट कीजिए, मतलब दोबारा से बनाइए, इनकॉर्पोरेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ ऑडिटर क्वालिफिकेशन, और उसको डिस्क्लोज कीजिए इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। मतलब डिफरेंस कितना रहा उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब वॉट एवर द ऑडिटर सिंह, ऑडिटर के एडवर्स रिमार्क्स से क्वालिफिकेशन उसको इनकॉर्पोरेट करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोबारा बनाइए और उसको डिस्क्लोज कीजिए इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। और अगर ऑडिटर कोई ऐसा एडवर्स रिमार्क है जिसका फाइनेंशियल्स पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, तो आपको रीस्टेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप खाली अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज कर दो कि ऑडिटर ने ये एडवर्स रिमार्क दिया है और उसका कोई इंपैक्ट फाइनेंशियल्स पे नहीं है, इसलिए हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकास्ट नहीं किया। क्या कह सकते, ये कंडीशन में डाइल्यूट हो गई। पहले क्या था कि साहब मोर देन 5% का डिफरेंस आना ही नहीं चाहिए, अगर ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो आप एलिजिबल नहीं फास्ट ट्रैक। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप एलिजिबल हैं। ओनली थिंग इज आपको अगर उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल्स पे आ रहा है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकास्ट दोबारा से बना के डिस्क्लोज करना इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन। और अगर कोई फाइनेंशियल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये बात डिस्क्लोज कर देंगे अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में कि इस ऑडिटर ने ये एडवर्स रिमार्क दिया बट इसका कोई इम्पैक्ट हमारे फाइनेंशियल फिगर्स पे नहीं आ रहा। देखिए मैं पूरा क्लॉज एल जो नया आ गया मैं पढ़ देता हूँ। फॉर ऑडिट क्वालिफिकेशन इफ एनी in respect of any of the financial year for which accounts are disclosed in the later offer, the issuer shall provide a restated financial statement adjusting for the impact of the audit qualification। मतलब आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे आफ्टर एडजस्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ द ऑडिट क्वालिफिकेशन, उसका इम्पैक्ट डाल के। फर्दर दैट फॉर द क्वालिफिकेशंस वेयर इन इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल्स कैन नॉट बी असर्टेन, मतलब ऐसे एडवर्स रिमार्क, ऐसे क्वालिफिकेशन जिसका फाइनेंशियल फिगर्स के ऊपर कोई इंपैक्ट निकालना पॉसिबल नहीं है, मतलब उसका कोई इंपैक्ट नहीं ऑन द फाइनेंशियल फिगर, द सेम शैल बी डिस्क्लोज अप्रोप्रिएटली इन द लेटर ऑफर। मतलब खाली उस चीज़ को डिस्क्लोज कर दिया कि ऑडिटर ने ये क्वालिफिकेशन दिया है और ये भी लिख दिया कि इसका कोई इंपैक्ट फाइनेंशियल्स पे नहीं है, इसलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकास्ट नहीं कर रहे। तो ये तो कह सकते हैं ये कंडीशन में पहले के कंपेरिजन में डायलूट हो गई। तो ये दोनों कंडीशन चेंज हो गई, जो कंडीशन एच थी और कंडीशन एल फॉर फास्ट ट्रैक मेथड वो चेंज हो गई। वो क्या है मैंने बता दिया, नोट्स में पूरा लिखा हुआ, अमेंडमेंट के नोट्स में पूरा आपको मिलेगा। इसके साथ जो भी चेंजेस थे इन द सेबी आईसीडी रेगुलेशन, वो सारे चेंजेस मैंने आपको बता दिए। नाउ और क्या चेंजेस देखिए, नेक्स्ट अमेंडमेंट्स आर देयर इन चैप्टर नंबर 8। जो चैप्टर का नाम है डेट फंडिंग इंडियन फंड बेस्ड कॉर्पोरेट डेट। इसमें पहला जो चेंज है ऑन पेज नंबर 142 बहुत माइनर चेंजेज है। डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन, एक हेडिंग है डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन पेज नंबर 142। उसका जो सेकेंड पैराग्राफ है उसको रिप्लेस कर लेना विद द न्यू पैराग्राफ। वो न्यू पैराग्राफ आपके नोट्स में मिल जाएगा, जो नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूं अमेंडमेंट के। और कुछ है नहीं बेसिकली। सेकेंड पैराग्राफ क्या है, द ऑफर डॉक्यूमेंट विल कंटेन द फॉलोइंग। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें चेंज है, उसको मैंने बोल्ड किया, मतलब बाकी पूरा पैराग्राफ सेम है लेकिन मैंने पूरा सेकेंड पैराग्राफ पूरा दे दिया है। सेकेंड पैराग्राफ खाली फर्स्ट पॉइंट चेंज है, द डिस्क्लोजर स्पेसिफाइड इन कंपनीज एक्ट एंड द रूल्स देयर अंडर। मतलब ये आ जाएगा, पहले कुछ और लैंग्वेज, वो लैंग्वेज बेटर हो जाएगी, मतलब उसका लैंग्वेज को इंप्रूव किया, वैसे कोई मेजर कोई चेंज नहीं है। तो ऑफर तो क्या एग्जैक्टली सेकंड पैराग्राफ नया है वो मैंने पूरा अमेंडमेंट के नोट्स में दे दिया है। और खाली मेन चेंज फर्स्ट पॉइंट में जो डिस्क्लोजर स्पेसिफाइड जो मैंने बोल्ड किया होगा कि साहब ये वाला सेंटेंस जो चेंज है, बट ओवरऑल पूरा पैराग्राफ मैंने दे दिया। फिर ऐसे आपका पेज नंबर, इसमें बहुत छोटे छोटे चेंजेस चैप्टर के अंदर, और कैसे थे क्लैरिकल चेंजेस ज्यादा हैं, मतलब कोई मेजर अमेंडमेंट से रिलेटेड क्लैरिकल चेंजेस ज्यादा है। पेज नंबर 145 पे एक टॉपिक है ट्रस्ट डीड। उसका जो पॉइंट नंबर 2 है पूरा रिप्लेस हो जाएगा, पॉइंट नंबर 2। और जो नया पॉइंट नंबर 2 है, जो मतलब पहले वाला जो पॉइंट नंबर 2 अंडर द हेडिंग ट्रस्ट डीड और पेज नंबर 145, उसको हटा के इसके जगह कर लीजिएगा। अ ट्रस्ट डीड शैल कंटेन सच क्लॉजेज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 71 ऑफ कंपनी। आप जानते हैं सेक्शन 71 डील्स विद द डिवेंचर, ठीक है। सेक्शन एंड द फॉर्म नंबर SS12 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल डिवेंचर। मतलब क्या है,
ट्रस्ट डीड के अंदर वो सारी चीजें होंगी जो कंपनी के सेक्शन 71 में दे रखी हैं और फॉर्म नंबर SS12 में दे रखी है। ये दोनों की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपकी ट्रस्ट डीड बनेगी। ये नया पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 2। मतलब पहले जो पॉइंट नंबर 2 था उसको हटा के ये कर लेना, क्या है मैंने बता दिया। नेक्स्ट इसी चैप्टर में पेज नंबर 147 एक टॉपिक है रिडम्पशन एंड रोल ओवर। रिडम्पशन एंड रोल ओवर, इसमें सेकेंड पॉइंट में, इस टॉपिक में पेज नंबर 140 रिडम्पशन रोल ओवर टॉपिक के अंदर जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट में एक जगह एक्सप्रेशन आ रहा है 21 डेज नोटिस। इसको हटा के इसकी जगह 15 डेज नोटिस करना है। 15 डेज नोटिस मतलब 21 डेज नोटिस वाली रिक्वायरमेंट हट गई, उसकी जगह 15 डेज नोटिस हो गया। सेकेंड पॉइंट ऑन पेज नंबर 147 टॉपिक रिडम्पशन रोल ओवर। और इसी चैप्टर में पेज नंबर 151 पे एक टॉपिक दे रखा है इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द प्राइवेट प्लेसमेंट। और उसमें प्राइवेट प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन दे रखी है वो पहला पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ इस टॉपिक इंट्रोडक्शन के अंदर जो प्राइवेट प्लेसमेंट डेफिनेशन दे रखी है वो नई डेफिनेशन, मतलब बेसिकली वो डेफिनेशन जो पहले थी वो प्रॉपरली कंपनीज एक्ट 2013 से मैच नहीं करती थी, तो उसको मैच कराने के लिए उन्होंने नया कर दिया है सो दैट इट मैचेज। अब वो क्या नई डेफिनेशन हो गई है, मतलब पूरा फर्स्ट पैराग्राफ जो है अंडर द हेडिंग इंट्रोडक्शन वो रिप्लेस हो जाएगा बाय द न्यू पैराग्राफ। और वो प्राइवेट प्लेसमेंट का मीनिंग दे रखा है, देखिए मैं पढ़ देता हूँ। प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स एन ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब और इश्यू ऑफ सिक्योरिटी टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन बाय कंपनी other than by way of public offer through private placement offer cum application which satisfies the conditions specified in section 42 of the Companies Act। एक्चुअली कंपनीज एक्ट के साथ अलाइन किया है कि पहले जो मीनिंग लिखा होता प्राइवेट प्लेसमेंट वो कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट से अलाइन नहीं था, उसको बस अलाइन कर दिया और कुछ नहीं है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ जो दे रखा है इंट्रोडक्शन टॉपिक के अंदर ऑन पेज नंबर 151 उसको रिप्लेस करके नया पैराग्राफ वो क्या मैंने पढ़ दिया, ठीक है। वो है कुछ नहीं, मतलब इस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर 8 मैंने डिस्कस किया ऐसा अमेंडमेंट नहीं है, कह सकते हैं चीज़ों को थोड़ा सा जहाँ जहाँ लगा था कुछ लैंग्वेज ठीक नहीं है उसको थोड़ा बेटर किया। हाँ ये एक अमेंडमेंट था 21 डेज की जगह 15 डेज हो गया, बाकी सब चीज़ें थोड़ी सी लैंग्वेज इंप्रूवमेंट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एक आपका चैप्टर नंबर 13 दैट लिस्टिंग इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस, ये जो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 13 लिस्टिंग इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस। इसमें दो चेंजेज हैं। एक आपका टॉपिक आपको दे रखा है एसेट कवर, रेगुलेशन 54। ये पूरा का पूरा टॉपिक मतलब पूरा एसेट कवर जो हेडिंग है रेगुलेशन 54 पूरा का पूरा पहले वाला हटा के उसकी जगह नया पढ़ना है। वो पूरा नया क्या है वो मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है, मैं समझा देता हूँ जो आपके अमेंडमेंट के नोट्स में आपको मिल जाएगा। द इंटायर टॉपिक जो एसेट कवर जो इंटायर टॉपिक इज सर्विस सब्स्टिट्यूटेड बाय रिप्लेस बाय द फॉलोइंग। द लिस्टेड एंटिटी शैल मेंटेन 100% एसेट कवर और एसेट कवर एज पर द टर्म्स ऑफर डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड और डिवेंचर ट्रस्ट डीड which is sufficient to discharge the principal amount at all times for the non-convertible debt security issued। मीनिंग क्लियर है, मतलब कि जो भी नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी इशू की है उसको रीपे करने के लिए आपको प्रॉपर एसेट कवर प्रोवाइड करना है एंड या तो 100% होगा या एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट उसके हिसाब से होगा। फर्दर इट शैल ऑल्सो डिस्क्लोज टू द स्टॉक एक्सचेंज इन क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयर टू डेट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एप्लीकेबल the extent and the nature of security created and maintained with respect to its issued listed with respect to its secured listed non convertible debt security। मतलब बेसिकली आपने क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड की है इसकी जानकारी आप हर उस डॉक्यूमेंट में जो आप स्टॉक एक्सचेंज को टाइम टू टाइम फाइल करेंगे, हाफ ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे बताएंगे सर आपने किन प्रॉपर्टी बेसिस से सिक्योरिटी क्रिएट की है एंड ऑल दैट, उसकी जानकारी आप स्टॉक एक्सचेंज को भी देंगे। तो पहले तो सिक्योरिटी क्रिएट करेंगे उसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को भी देंगे
हर उस कम्युनिकेशन में, चाहे वो क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करो या एनुअल या हाफ ईयरली बेसिस पे, वो जानकारी आप स्टॉक एक्सचेंज को देंगे। दूसरा जो चेंज है इस टॉपिक के अंदर, टॉपिक है डॉक्यूमेंट्स एंड इंटीमेशन टू डिवेंचर ट्रस्टी। डॉक्यूमेंट्स एंड इंटीमेशन डिवेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन 56। इसमें लास्ट के इस टॉपिक के जो लास्ट के दो पैराग्राफ हैं, मतलब उससे पहले जो है सब एज इट इज रहेगा, लास्ट के जो 2 पैराग्राफ हैं वो पूरे के पूरे चेंज हो जाएंगे। और लास्ट 2 पैरास, ये तो इंटायर टॉपिक था एसेट कवर वाला, और इसमें लास्ट के जो 2 पैराज हैं वो आपको रिप्लेस करना बाय द न्यू पैरास। वो न्यू पैराज क्या है मैं पढ़ देता हूं, समझा देता हूं। लास्ट 2 पैराज शैल बी रिप्लेस बाय द फॉलोइंग पैराज। नंबर 1 देखिए पहले, फर्दर लिस्टेड एंटिटी शैल गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फॉलोइंग टू द डिवेंचर ट्रस्टी। क्या क्या चीज के बारे में इंफॉर्मेशन डिवेंचर ट्रस्टी को देगी? एक, एनी रिवीजन इन द रेटिंग, अगर रेटिंग में कोई चेंज है, एनी डिफॉल्ट इन टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रिडम्पशन और बोथ इन रेस्पेक्ट ऑफ एनसीडीज, फेलियर टू क्रिएट चार्ज ऑन द एसेट एंड, मतलब ये चीजें तो पहले से थी 1 2 3, अब ये चौथा नया ऐड हो गया जिसको मैंने बोल्ड भी किया हुआ, ऑल कॉवेनेंट्स ऑफ द इशू इंक्लूडिंग साइड लेटर्स एक्सलेटेड पेमेंट, मतलब उस इश्यू से रिलेटेड और भी कोई कॉवेनेंट्स है, टर्म्स है, कंडीशन है, जैसे कंपनी ने अलग से कॉन्ट्रैक्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के अलावा अलग से कोई लेटर इशू कर रखे हैं, या और कोई तरह की चीज है, और भी कोई टर्म्स है, कंडीशन है, ये सब की भी जानकारी लिस्टेड कंपनी डिवेंचर ट्रस्टी को देगी। ठीक है, तो ये नया चीज एक ऐड हो गया, ऑल कॉवेनेंट्स ऑफ द इशू, एक्स्ट्रा चीज होगी। अब उसका नेक्स्ट पैराग्राफ, अ लिस्टेड एंटिटी शैल फॉरवर्ड अ हाफ ईयरली सर्टिफिकेट, हाफ ईयरली बेसिस पे सर्टिफिकेट फॉरवर्ड करेगी किसको? टू द डिवेंचर ट्रस्टी, रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ 100% एसेट कवर और एसेट कवर एज पर द टर्म्स ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड और डिवेंचर ट्रस्ट डीड, इंक्लूडिंग कंप्लायंस विद ऑल द कॉवेनेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज बाय द स्टैट्यूट ऑडिटर अलॉन्ग विद द हाफ ईयरली फाइनेंशियल। इसका मतलब क्या है? जो हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट जो कंपनी डिवेंचर ट्रस्टी को प्रोवाइड करेगी, उस हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ एक हाफ ईयरली मतलब एक सर्टिफिकेट भी देगी। मतलब जब हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट देंगी, कंपनी देगी टू द डिवेंचर ट्रस्टी, साथ में एक हाफ ईयरली बेस्ड सर्टिफिकेट भी देगी, जिसमें ये कंफर्म करेगी कि साहब हमने एसेट कवर सिक्योरिटी प्रोवाइड की है 100% या एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफर डॉक्यूमेंट, और ये सर्टिफिकेट कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर देगा एंड टू कंपनी इसको फॉरवर्ड करेगी टू द डिवेंचर ट्रस्टी। इसका मतलब क्या है? हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी एक तो डिवेंचर ट्रस्टी को फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगी, साथ में एक सर्टिफिकेट भी फॉरवर्ड करेगी, जो सर्टिफिकेट कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर दिया है। क्या सर्टिफिकेट? कि साहब हम सिक्योरिटी प्रॉपर्ली हमने क्रिएट की है एज पर द लॉ 100% या एज पर द टर्म्स, एंड आपको जितने भी कॉवेनेंट्स हैं उन सबको हमने कंप्लाई किया है। इसका सर्टिफिकेट बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी वो भी दिया जाएगा बाय द कंपनी टू द डिवेंचर ट्रस्टी। फिर लिखा हुआ, इट में बी नोटेड दैट सबमिशन ऑफ हाफ ईयरली सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड वे बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी। इसका मतलब क्या है? अगर किसी कंपनी ने, मान लीजिए गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी ने नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करके, बॉन्ड इशू करके फंड रेज कर रखा है, और उसके लिए गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है अगर कंपनी उसे रीपे करने में या उसके इंटरेस्ट पे करने में डिफॉल्ट करती है तो गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है कि साहब गवर्नमेंट इज गारंटर कि हम पे करेंगे। तो लोग बोलता है अगर ऐसा है, अच्छा गवर्नमेंट की गारंटी है इन फेवर ऑफ द डिवेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर, मतलब जो क्रेडिटर जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया उनको गवर्नमेंट ने गारंटी, मान लीजिए गवर्नमेंट कंपनी ने फंड रेज किया हुआ है, वहाँ गवर्नमेंट ने मान ली गारंटी दे रखी कि साहब अगर कंपनी डिफॉल्ट करते हम पे करेंगे। क्या ये अपने आप में बहुत बड़ा एक कंफर्ट है टू द क्रेडिटर्स? तो लॉ बोलता है फिर उस केस में स्टैट्यूटरी ऑडिटर से ऐसा सर्टिफिकेट लेके डिवेंचर ट्रस्टी को देने की जरूरत नहीं है। मतलब हम इस बात को सफिशिएंट मानना है कि गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है, मतलब अपने आप ही क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर सेफ हैं, तो उस केस में कोई ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ऑडिट करा के सर्टिफिकेट हाफ ईयरली बेसिस पे टू डिवेंचर ट्रस्टी ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो वही लिखा हुआ, इट में बी नोटेड दैट सबमिशन ऑफ हाफ ईयरली सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड वे बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी। तो ऑब्वियसली कोई ऐसी कंपनी जहाँ गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट कंपनी है ऐसे, तो उस केस में इस तरह का सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ गवर्नमेंट ने आपको गारंटी दे रखी कि साहब कंपनी का डिफॉल्ट करती है इन रीपेमेंट और पेमेंट और इंटरेस्ट तो हम पे करेंगे, तो ऐसे केस में फिर इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है बाय द कंपनी, मतलब बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर से लेके डिवेंचर ट्रस्टी को जो देना है उसकी रिक्वायरमेंट से एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो यही सारे चेंजेस थे आपके इस पेपर में, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंजेस
एप्लीकेबल फॉर जून 2021 एग्जाम। इसके अलावा कोई चेंजेस, छोटे मोटे चेंजेस जो थे मैंने बता दिए। 3 चैप्टर के अंदर, एक सेबी ICDR रेगुलेशन 2018, एक आपका चैप्टर नंबर 8 दैट इज द कॉर्पोरेट डेट फंडिंग, इंडियन फंड बेस्ड कॉर्पोरेट डेट, और एक आपका लिस्टिंग इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस। एंड इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो मैंने सारे चेंजेस करा दिए एप्लीकेबल फॉर रेलिवेंट फॉर जून 2021 एग्जाम, ठीक है। एंड हमारी तरफ से बेस्ट विशेस फॉर एग्जाम। आप अपने एग्जाम में अच्छा करें, बहुत अच्छा परफॉर्म करें, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू।